नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सक्सेस जोन में। कल की क्लास में हमने जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के जो महत्वपूर्ण अध्याय थे, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में हमने 3 मनोवैज्ञानिक की थ्योरीज को पढ़ाया था। ये 3 मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडॉइक, पावलोव और स्किनर। और कल की क्लास में हमने कहा था कि हम आज क्या लेकर आएंगे, इन तीनों मनोवैज्ञानिक से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, P5Qs हैं, प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज की हम अपनी इस क्लास में स्किनर, पावलोव और थॉर्नडॉइक से संबंधित जो प्रश्न हैं, यानी हमने तीनों थ्योरी से 10-10 प्रश्न लिए हैं, टोटल 30 प्रश्न लिए हैं, वही आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, और चलिए अब हम बिना देरी के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाग 1 है हमारा, जिसमें हम थॉर्नडॉइक से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। थॉर्नडॉइक का संबंधवाद। तो हमारा पहला प्रश्न है, थॉर्नडॉइक के अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो थॉर्नडॉइक ने अधिगम का सिद्धांत दिया है, उसको किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडॉइक पर जो अधिगम सिद्धांत है, उसको किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, थोड़ी इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडॉइक ने प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि जब उद्दीपक यानी स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध बनता है तो अधिगम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नडॉइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया था? यानी थॉर्नडॉइक ने जो प्रयोग किया था वो किस जानवर पर किया था? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चिंपांजी। तो इसका सही आंसर है बिल्ली। थॉर्नडॉइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? बिल्ली पर। ठीक है, थॉर्नडॉइक ने एक भूखी बिल्ली को पहेली बॉक्स यानी जो पजल बॉक्स था उसमें बंद कर दिया था और बाहर भोजन के रूप में क्या रखा था? मछली को, जो उद्दीपक का कार्य कर रहा था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडॉइक का अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? यानी देखिए, थॉर्नडॉइक का मुख्य नियम पूछा गया है कि कौन सा इनमें से नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। देखिए, बताया गया था, हमने कल बताया था कि जो थॉर्नडॉइक ने उसने 2 तरह के नियम दिए थे। एक तो अधिगम के मुख्य नियम और अधिगम के गौण नियम। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। ये जो ऊपर के तीनों हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये क्या है? मुख्य नियम। ये क्या है? मुख्य नियम। और ये बाकी का जो बचा हुआ है बहु अनुक्रिया का नियम, ये क्या था? गौण नियम। तो इसका आंसर भी यही है, बहु अनुक्रिया का नियम। ये मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, थॉर्नडॉइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, और 5 गौण नियम दिए थे, जिनमें से एक क्या था? हमारा बहु अनुक्रिया यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स का नियम एक गौण नियम है। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडॉइक के किस नियम को दर्शाता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो इसका सही आंसर है तत्परता का नियम। देखिए, हमने कल बताया था कि जब भी कोई बच्चा है सीखने को मानसिक रूप से जब तक तैयार नहीं होगा वो नहीं सीख सकता है। और अगर वो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार है कि उसने सोच रखा है कि मुझे क्या है, ये सीखना है या ये कार्य है करना है, वो पहले से उस चीज को लेकर तैयार है, तो उसको क्या करेगा? वो जल्दी सीख जाता है। इसी को कहा जाता है तत्परता। तत्परता का मतलब है तैयारी। तत्परता का मतलब है तैयारी, तैयारी का नियम। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, गणित के सूत्रों को बार बार दोहराकर याद करना थॉर्नडॉइक के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, उपयोग अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो इसका सही आंसर है अभ्यास का नियम। अब देखिए, बार बार दोहराना यानी बार बार क्या कर रहे हैं? हम किसी चीज को दोहरा रहे हैं। जैसे करते हैं ना कि रिवीजन,
रिवीजन जैसे हम बार बार किसी भी चीज का करते हैं या हमको कुछ याद करना है तो उसको बार बार रिवाइज किया जाता है। इससे क्या होता है, वो चीज हमारे दिमाग में क्या एकदम पक्की हो जाती है, बैठ जाती है। इसी को कहा जाता है अभ्यास का नियम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सफलता से संतोष मिलता है और असफलता से असंतोष, यह कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से सीधे संबंधित है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इसका सही आंसर है प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का क्या बताया था कि यदि किसी भी चीज का परिणाम जो है उसका अच्छा आता है तो सीखना क्या होता है, तेज होता है। तो ऐसे ही कहा जा रहा है इसमें, सफलता से संतोष मतलब खुशी मिली और असफलता से असंतोष। तो ये क्या है, ये प्रभाव को बता रहा है कि किसी चीज का प्रभाव कैसा हुआ, कि प्रभाव उसका अच्छा हुआ, कि आपको खुशी हुई है तो क्या होगा, आप खुशी हुई है तो आप उस फिर व्यवहार को फिर से करेंगे। और अगर उससे आपको क्या हुआ है, कष्ट हुआ है, या उससे हमको जो हम चाहते थे मनचाहा वो चीज नहीं हुई है, तो वो उस व्यवहार को हम नहीं करेंगे। तो ये क्या है, उसका प्रभाव है। इसी वजह से ये जो नियम है थोंडाइक का, कहलाता है प्रभाव का नियम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कक्षा में पुरस्कार और प्रशंसा का उपयोग करना थोंडाइक के किस नियम की शैक्षिक उपयोगिता है? तो कक्षा में पुरस्कार और प्रशंसा का उपयोग करना थोंडाइक के किस नियम की शैक्षिक उपयोगिता है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, मनोवृत्ति का नियम। इसका भी आंसर क्या होगा, प्रभाव। तो देखिए, प्रभाव का क्या, इसमें भी क्या होगा, अगर कक्षा में पुरस्कार और प्रशंसा का उपयोग करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे वही वाली बात है, देखिए क्लास में कोई बच्चा अच्छा काम कर देता है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, उसकी क्या कर रहे हैं, उसको हम क्या, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही जा रही है, तारीफ की जा रही है, तो उससे क्या हो, वो व्यवहार जो है उसका और बढ़ेगा। ठीक है, यानी उस चीज का हम पर क्या होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। तो ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण या पुरस्कार मिलने पर छात्र उस व्यवहार या सीख को स्थायी बना लेता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। थॉर्नडाइक के अनुसार एस आर बॉन्ड में एस और आर क्या है? सब्जेक्ट एंड रिएक्शन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, सिचुएशन एंड रीजन, सिस्टम एंड रिजल्ट। तो इसका सही आंसर है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। एस फॉर स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और रिस्पॉन्स क्या है, अनुक्रिया। तो बताया था हमने कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो एसआर थ्योरी भी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा एक नई परिस्थिति में वैसे ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने अतीत की समान परिस्थितियों में की थी, यह नियम है। यानी कोई घटना पहले हुई थी और वो अभी हुई है, जो व्यवहार उसने पिछली घटना में किया था वही क्या कर रहा है, वो अभी कर रहा है। तो ये नियम पूछा गया है, क्या नियम है? सादृश्यता का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो इसका सही आंसर होगा सादृश्यता का नियम। थॉर्नडाइक के गौण नियमों में सादृश्य का नियम या आत्मीकरण का नियम कहता है कि व्यक्ति नई परिस्थिति आने पर अपने पुराने अनुभवों से मदद लेता है। तो ये सादृश्यता का जो नियम है, ये क्या कैसा नियम है, गौण नियम। हमने बताए थे ना अभी कि जो है थॉर्नडाइक ने 3 क्या है मुख्य नियम दिए थे और 5 क्या दिए थे, गौण नियम। उनमें से हमारा एक नियम जो है सादृश्यता का नियम है। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 10 है, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का सबसे बड़ा शैक्षिक निहितार्थ क्या है? यह बच्चों को रटने पर मजबूर करता है, यह आदतों के निर्माण और मंदबुद्धि बच्चों के सीखने में बहुत सहायक है, यह केवल अमूर्त चिंतन वाले बच्चों के लिए है, इसमें शिक्षा का काम आसान हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह आदतों के निर्माण और मंदबुद्धि बच्चों के सीखने में बहुत सहायक है। शिक्षा में ये बहुत बड़ा इसका क्या है, योगदान है। छोटे बच्चे या मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं वो बार बार गलती करते हैं, गलती करके क्या फिर उसका अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करके क्या है वो सीखते हैं।
ये जो इसकी थ्योरी है थॉर्नडाइक की, ये बच्चों में अच्छी आदत और अच्छे कौशल के विकास में बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, देखिए अगले हमारे मनोवैज्ञानिक है, अगली थ्योरी है हमारी स्किनर की। स्किनर का कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, इससे हम प्रश्न लेते हैं। हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बी एफ स्किनर के अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सामाजिक अधिगम। तो इसका सही आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या था? स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अलावा और किस नाम से जाना जा सकता है? तो इसको और दूसरा नाम क्या है? सक्रिय अनुबंधन। अब इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जीव पहले सक्रिय होकर अनुक्रिया करता है। भी ध्यान रखेंगे, इसमें पहले क्या होती है? अनुक्रिया होती है, उसके बाद में उसे पुनर्जन्म मिलता है। तो स्किनर में क्या होता है कि पहले क्या हो रही है? अनुक्रिया। और थॉर्नडाइक में क्या था? पहले क्या था? उत्तेजना यानी स्टिमुलस था। ये डिफरेंस करने के लिए भी प्रश्न आ जाता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछ लेते हैं कि थॉर्नडाइक और जो स्किनर की थ्योरी में किस बात का अंतर है, कि पहले स्टिमुलस आएगा या रिस्पॉन्स आएगा, या रिस्पॉन्स आएगा या स्टिमुलस आएगा। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, स्किनर ने अपने प्रयोगों में मुख्य रूप से किन जीवों का उपयोग किया था? कुत्ता और बिल्ली, चिंपांजी और बंदर, चूहा और कबूतर, खरगोश और चूहा। तो इसका सही आंसर है चूहा और कबूतर। स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे चूहे पर, और उसके बाद में कबूतरों पर भी प्रयोग किए थे। तो स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे चूहा और कबूतर पर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार व्यवहार को बार बार दोहराने की संभावना को कौन बढ़ाता है? उद्दीपक, पुनर्वलन, विलोपन, दंड। तो इसका सही आंसर है पुनर्वलन, री और पुनर्वलन क्या होता है? यह वह घटना या वस्तु है जो किसी अनुक्रिया या व्यवहार के दोबारा होने की आवृत्ति को बढ़ा देती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सकारात्मक पुनर्वलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक उदाहरण कौन सा है? ये चार्ट इसमें उदाहरण दिए हैं, इनमें से बताना है कि इसमें सकारात्मक पुनर्वलन कौन है। बच्चे को डांटना, गृह कार्य पूरा होने पर बच्चे को चॉकलेट या स्टार देना, बच्चे का खेल का समय छीन लेना, तेज आवाज को बंद कर देना। तो इसका सही आंसर है गृह कार्य पूरा होने पर बच्चे को चॉकलेट या स्टार देना। अब इससे क्या होगा? जब किसी व्यवहार के बाद कोई सुखद उद्दीपक जैसे प्रशंसा, इनाम, चॉकलेट जोड़ा जाता है तो उसे सकारात्मक पुनर्वलन कहते हैं। इससे क्या होगा? इससे जो इस व्यवहार की आवृत्ति क्या है? बढ़ जाएगी। आवृत्ति बढ़ जाएगी मतलब जैसे बच्चे ने गृह कार्य पूरा किया, अपना होमवर्क, बच्चे को उसके बदले कुछ मिला, चाहे तो बच्चे को प्रशंसा मिली है, चाहे कुछ चॉकलेट मिली है, या कोई भी किसी तरह का रिवॉर्ड मिला है। इससे क्या होगा? बच्चा क्या होगा? प्रेरित होगा उस काम को और ज्यादा करने से। इससे क्या हो रही है? उस काम की जो है फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्वलन का मुख्य कार्य क्या है? किसी अवांछित व्यवहार को कम करना, किसी वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए कष्टदायक उद्दीपक को हटाना, बच्चे को शारीरिक दंड देना, व्यवहार को पूरी तरह समाप्त करना। तो इसका सही आंसर है किसी वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए कष्टदायक उद्दीपक को हटाना। ठीक है, अब देखिए कैसे, नकारात्मक जो पुनर्वलन होता है ये पनिशमेंट नहीं होता, यानी ये दंड नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं? किसी अप्रिय स्थिति या से बचने के लिए हम क्या है, किसी अप्रिय स्थिति को हटाकर सही व्यवहार को बढ़ाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, समझिए। किसी वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, अब इसमें वांछित व्यवहार से मतलब है, ऐसे समझिए कि किसी बच्चे को कोई होमवर्क मिला है पर बच्चा नहीं कर रहा है। अब बच्चे को उसके बदले हम क्या देंगे? पनिश करेंगे। अब समझिए, पहले ही नकारात्मक पुनर्वसन दंड नहीं है। अब किस तरीके से दिया जा रहा है? तो बच्चे से क्या करेंगे हम? मोबाइल जो है बच्चे से छीन लेंगे। वो छीन लेंगे, क्या है? बच्चे से वो मोबाइल क्यों छीना जा रहा है? ताकि जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? ताकि बच्चा अपना क्या है? होमवर्क कर ले। ठीक है, हम क्या, हमारे पीछे क्या है? एक वो
हमारे पीछे क्या वांछित व्यवहार है, वांछित माने हम उस चीज को चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या है, कष्टदायक उद्दीपक क्या है इसमें, मोबाइल। कष्टदायक उद्दीपक क्या है, मोबाइल। तो बच्चे से हम क्या लेंगे, मोबाइल को ले लेंगे, ताकि जो हम चाह रहे हैं वो चीज हमारी हो जाए। तो ये होता है नकारात्मक पुनर्वलन, यानी ये होता है बच्चे के ठीक के लिए। इसी वजह से इसको, ये नकारात्मक पुनर्वलन जो होता है ये दंड नहीं होता है, इसी वजह से इसको दंड नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्किनर के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में तोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। समस्या समाधान विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, परियोजना विधि, व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर है अभिक्रमित अनुदेशन। देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। इसमें छात्र को छोटे पदों को सीखकर तुरंत प्रतिपुष्टि और पुनर्वन प्राप्त करता है। इसमें क्या है, छात्र को छोटे छोटे कार्य दिए जाते हैं, अब उन कार्यों से वो क्या जो सीखता है, सीखने पर बच्चे को तुरंत उसका फीडबैक मिलेगा, और बच्चे ने अगर अच्छा काम किया है तो उसके लिए उसको क्या है, रिवॉर्ड भी मिलेगा। उसको क्या है, बच्चे को अच्छे अच्छे शब्दों से बोला जाएगा, जैसे वेल डन, वेरी गुड। यानी ये क्या है, पुनर्वरण। उसको जो है हैंड टू हैंड, उसको तुरंत उसको पुनर्वरण उसको मिलेगा। इसी को कहा जाता है अभिक्रमित अनुदेशन, यानी छोटे छोटे पदों को सीखकर तुरंत फीडबैक और पुनर्वरण प्राप्त करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आकार देना या शेपिंग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। ध्यान रखेंगे, ये टर्म जो है आकार देना या शेपिंग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलर। तो इसका सही आंसर है स्किनर। देखिए, शेपिंग का अर्थ है किसी जटिल व्यवहार को सिखाने के लिए उसे छोटे छोटे सफल प्रयासों को लगातार पुनर्वलित करना, ताकि अंत में लक्ष्य व्यवहार प्राप्त हो सके। जटिल व्यवहार यानी बच्चे से हम कुछ क्या, किसी कठिन काम को कह रहे हैं, आप कठिन काम को कह रहे हैं, तो वो बच्चा क्या है, उसको एक साथ तो नहीं कर सकता है। तो एक साथ नहीं कर सकता है तो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, कि पहले ऐसे होना है, पहले ऐसे होना है, पहले। इससे क्या होगा, उसके उसके लिए क्या है, छोटे छोटे सफल प्रयास क्या करेगा, वो बार बार करेगा। उसके साथ जैसे ही वो उसको कुछ करेगा, उसने सही किया, तो उसी को उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा कि हाँ तुमने अच्छा किया है, वेल डन, तुम आगे कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है, ये सारी चीजें बार बार बोली जाएंगी। तो लास्ट में क्या होगा कि क्या होगा, वो बच्चा जो मतलब करना चाहता है वो व्यवहार सीख जाएगा। इसी को कहते हैं आकार देना या शेपिंग। और यही जो है, यानी उसको हम छोटे छोटे भागों में बांटकर उस काम को दे रहे हैं, यही हमारा क्या है, अभिक्रमित, जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, अभिक्रमित में अनुदेशन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सतत पुनर्वलन कॉन्टिन्यूअस री अनुसूची का उदाहरण है। हर पांचवी सही अनुक्रिया पर पुरस्कार देना, हर एक सही अनुक्रिया पर तुरंत पुरस्कार देना, कभी कभी पुरस्कार देना, निश्चित समय के बाद पुरस्कार देना। तो इसका सही आंसर है हर एक सही अनुक्रिया पर तुरंत पुरस्कार देना। सतत का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस, कि मैंने जब भी बच्चे ने कुछ अच्छा किया है उसको तुरंत क्या है, उसको रिस्पॉन्स मिले। रिस्पॉन्स में क्या, उसको कुछ भी रिवॉर्ड है या जो भी आप, मतलब ऐसा कुछ भी काम जिससे क्या है बच्चे के ऊपर उसका क्या एकदम इफेक्ट जो है पॉजिटिव हो। ठीक है, बच्चे को उससे पुनर्बलन मिले, ताकि वो जो काम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ती जाए। सतत पुनर्बलन में जीव द्वारा की जाने वाली प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाता है। नया व्यवहार सिखाने की शुरुआत में क्या है, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा में कम अंक आने पर मोबाइल छीन लेना किसका उदाहरण है। देखिए, एक प्रश्न आया उसी से संबंधित, सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड। तो परीक्षा में कम अंक आने पर मोबाइल छीन लेना, तो ये क्या होता है, नकारात्मक दंड। नकारात्मक दंड मतलब किसी प्रिय वस्तु को, प्रिय वस्तु इसमें क्या है, मोबाइल है, उसको हमने हटा दिया, तो यही क्या है, नकारात्मक दंड है, जिसका उद्देश्य गलत व्यवहार को कम करना है। अब गलत व्यवहार क्या है, परीक्षा में इसमें कम नंबर आए हैं, हमको इसी व्यवहार को रोकना है। इस व्यवहार को रोकेंगे, हमने मोबाइल छीना, और मोबाइल छीना क्या हुआ है, मोबाइल छीनना क्या हुआ है, इसमें
किसी प्रिय वस्तु को हटा लिया, यानी उद्दीपक को, ये जो उद्दीपक है इसको हटा दिया है हमने, ठीक है। स्किनर के अनुसार अधिगम किस प्रकार का व्यवहार है? आर टाइप यानी रिस्पॉन्स, एस टाइप स्टिमुलस, दोनों समान रूप से, या सहज प्रतिवर्त रिफ्लेक्स। तो इसका सही आंसर है आर टाइप। देखिए, पावलोव का सिद्धांत एस टाइप होता है स्टिमुलस, क्योंकि वहां होता है उद्दीपक महत्वपूर्ण, जबकि स्किनर का जो सिद्धांत होता है अनुकर्य प्रधान प्रधान होता है, क्योंकि यहाँ पहले रिस्पॉन्स होना जरूरी है। तो अधिगम किस प्रकार, स्किनर के अनुसार अधिगम किस तरीके का व्यवहार है? रिस्पॉन्स टाइप होता है, ठीक है, आर टाइप। अब देखिए, हम प्रश्न आए हैं अपने पावलोव से। आपकी जो थ्योरी है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, इसी से सारे हमारे प्रश्न हैं। इवान पावलोव मूल रूप से क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, रूसी शरीर शास्त्री, जर्मन दार्शनिक, ब्रिटिश व्यवहारादी। तो इसका सही आंसर है रूसी शरीर शास्त्री। तो इवान पावलोव मूल रूप से कहाँ के थे? रूस के थे, और क्या थे? एक शरीर शास्त्री, फिजियोलॉजिस्ट, ठीक है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में भोजन को क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनु अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया। तो इसका सही आंसर है अनुबंधित उद्दीपक, यानी अनकंडीशनल अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो भोजन क्या था? अनकंडीशनल स्टिमुलस। भोजन एक प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है अनुबंधित उद्दीपक, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में केवल घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह से लार आना क्या कहलाता है? यानी केवल घंटी सुनी है और घंटी की आवाज को सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगी है, इसको क्या कहा गया है? प्राकृतिक अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर है, ये क्या थी? अनुबंधित, यानी ये कंडीशंड रिस्पॉन्स है। यानी कंडीशन क्या था कि घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो उसके बाद क्या होगी? लार आएगी। तो यानी कंडीशन ही थी इसमें, और कंडीशन थी तो कंडीशन ही रिस्पॉन्स इससे आया है, ठीक है। घंटी की आवाज पर लार टपकना एक सीखा हुआ व्यवहार है, इसलिए इसे अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। भोजन देखकर लार आना यूसार होता है, यानी उसमें कोई कंडीशन होती है? नहीं है, क्योंकि भोजन देख के ऑब्वियसली ये चीज होती है, ये नेचुरल है कि अगर कोई भूखा है और सामने भोजन आए तो मुंह में क्या आएगी? लार, ठीक है। यदि अनुबंधन के बाद बार बार केवल घंटी बजाई जाए और भोजन ना दिया जाए तो धीरे धीरे लार आना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी अनुबंधन के बाद, यानी अनुबंधन के बाद कि उसको क्या ये आदत हो गई है कि जैसे घंटी बजेगी, घंटी के साथ में भोजन आएगा और फिर क्या आएगी? लार हो। लेकिन इसमें कहा है ये जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन की, उसके बाद, अनुबंधन के बाद बार बार केवल घंटी बजाई जाए और भोजन नहीं दिया गया, यानी घंटी बजाई जा रही है, सिर्फ भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे लार आना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण, विलोपन या विलुप्त, स्वतः पुनर्प्राप्ति, उद्दीपक भेद। तो इसका सही आंसर है विलोपन, यानी विलोप होने लगती है जब अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी के बाद स्वाभाविक उद्दीपक भोजन लंबे समय तक नहीं दिया जाता है, तो अनुबंधित अनुक्रिया का समाप्त होना क्या कहलाएगा? विलोपन। विलोपन यानी वो विलुप्त होने लगती है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो काले कुत्ते से डरता है वह काली बिल्ली और काली गाय को देखकर भी डरने लगता है। यह पावलोव के किस नियम को दर्शाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति, उच्च स्तरीय अनुबंधन। तो इसका सही आंसर है उद्दीपक सामान्यीकरण। मतलब जब जीव मूल अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसी अनुक्रिया करने लगता है तो इसको कहा जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण। जैसे सिद्धांत इसका ये पावलोव का कि दो उद्दीपकों को बार बार साथ प्रस्तुत करने से
दो उद्दीपक को बार बार साथ प्रस्तुत करने से नया व्यवहार सीखना ही शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। ठीक है। अब मूल उद्दीपक क्या था? काला कुत्ता। मूल उद्दीपक क्या था? काला कुत्ता। ठीक है। अब उससे मिलता जुलता क्या दिया गया है? काली बिल्ली और काली गाय। अब जैसे उसने बिहेवियर उसने पहला किया था कि काले कुत्ते को देखकर डरा था, वैसे ही वो काली की चीज को देख रहा है कि काली चाहे बिल्ली है चाहे गाय है, उसको भी देखकर क्या कर रहा है? डर रहा है। तो ये क्या था? उद्दीपक का सामान्यीकरण। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में घंटी और भोजन के बीच का सही समय अंतराल क्या होना चाहिए? यानी घंटी और भोजन के बीच का सही समय अंतराल पूछा गया है कि कितना होना चाहिए। घंटी बजने के 10 मिनट बाद भोजन देना, भोजन देने के बाद घंटी बजाना, घंटी बजने के तुरंत बाद लगभग 0.5 से 5 सेकंड की बेहतर भोजन देना, दोनों एक साथ देना। तो इसका सही आंसर है घंटी बजने के तुरंत बाद भोजन देना। ठीक है। प्रभावी अनुबंधन के लिए घंटी और भोजन के बीच का समय बहुत कम होना चाहिए ताकि मस्तिष्क दोनों को आपस में जोड़ सके। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में सुलेख, गुड हैंडराइटिंग सिखाने और अच्छी आदतों, भावनाओं के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? ठीक है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत, पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन, पोलर का सूझ। तो इसका सही आंसर है पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन। यानी प्राथमिक क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको हमको गुड हैंडराइटिंग सिखानी है या अच्छी आदतें सिखानी है, तो उसके लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा होगा? पावलोव का। अब वो कैसे होगा? बच्चों में भय, प्रेम, अंधविश्वास या अच्छी आदतों का निर्माण एसोसिएशन द्वारा यानी साहचर्य द्वारा होता है, जो शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य आधार है। ठीक है। अल्बर्ट और सफेद खरगोश। अल्बर्ट और सफेद खरगोश पर किया गया प्रयोग जो पावलोव के सिद्धांत पर आधारित था, किसने किया था? ध्यान रखेंगे क्या आया है? अल्बर्ट है और एक सफेद खरगोश है, इन पर एक प्रयोग किया गया है और ये किसके सिद्धांत पर आधारित था? पावलोव के। अब ये किसने किया था? जेबी वॉटसन, बी.एफ. स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, क्लार्क हल। तो इसका सही आंसर है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन ने, यानी व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जेबी वॉटसन का बेटा था एक 11 महीने का, जिसका नाम क्या है? अल्बर्ट। उन्होंने इस पर ये प्रयोग किए थे और सिद्ध किया था, यानी वो अपने बच्चे पर प्रयोग किए थे। और बच्चा कितना था? 11 महीने का। बच्चे का क्या नाम था? अल्बर्ट। ये प्रश्न भी याद रखेंगे कि बच्चे का नाम क्या था? अल्बर्ट। सिद्ध किया था कि मनुष्यों में डर या संवेगों को भी अनुबंधित कंडीशन किया जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। जब कुत्ता घंटी की आवाज और पैर की चाप में की आवाज में अंतर करना सीख जाता है तो पावलोव के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? यानी कुत्ता घंटी की आवाज और जो पैर की आवाज में अंतर करना सीख जाएगा तो पावलोव कह रहे हैं इसको क्या कहा जाएगा? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, उद्दीपक भेद, विलोपन, मानसिक तत्परता। तो इसका सही आंसर है विभेदीकरण। दो अलग अलग उद्दीपकों के बीच अंतर पहचानना और केवल सही उद्दीपक पर ही अनुक्रिया करना क्या कहलाएगा? उद्दीपक विभेदीकरण। यानी दो अलग अलग उद्दीपक दिए गए हैं, उनके बीच में क्या है? अंतर पहचानना और जो सही उद्दीपक है उसी पर अनुक्रिया करना, यानी उसी पर रिस्पॉन्स देना है, तो इसी को कहा जाता है उद्दीपक विभेदीकरण। ठीक है। हमारा हमारा अगला प्रश्न है और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम का आधार क्या है? पुनर्वनन, सूझ या अंतर्दृष्टि, साचर्य या संबंधन, अभ्यास। तो इसका सही आंसर है साचर्य या संबंधन। पावलोव के सिद्धांत का मूल आधार था साचर्य, एसोसिएशन, जहां एक अस्वाभाविक उद्दीपक का संबंध स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाता है। ठीक है। आज के हमारे सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ठीक है। अब हम अपनी अगली क्लास में कुछ अलग थ्योरीज के साथ आएंगे और फिर उनसे संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। आशा है आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।